हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने लेकर हाजिर हो चुका हूँ फिर से 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 8th, और वो है अपना ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शंस। इनके बारे में चर्चा अपन शुरू कर रहे हैं और इसके अंदर अपनी चर्चा चल रही है एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है ऑक्सीकारक अपचायक। इसके बारे में अपन आज चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तो ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए और साथ के साथ आप लोगों को नोट भी करते रहना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीकारक। यदि इसके बारे में बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है, वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है, वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है अथवा जो दूसरों का ऑक्सीकरण करते हैं, जो दूसरे पदार्थों का, जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो ये ऑक्सीकारक की परिभाषा है। सिंपल सी बात है, क्या बोला, वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है, यानी स्वयं का तो क्या होगा अपचयन, अथवा दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं। अब देखो, दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है ना, तो ये कभी परिभाषा आप लोगों से पूछ ली जाए तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे अपन अगले पदार्थ के बारे में, और वो है अपचायक। ठीक है, ये बहुत ही जो है काम की अभिक्रियाएं हैं दोनों। ठीक है, तो आप लोग इनको ध्यान रखें। क्या बोला है, वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है, अथवा जो दूसरे पदार्थ का अपचयन करते हैं, अपचायक कहलाते हैं। तो ये दो परिभाषाएं हैं, कभी पूछ ली जाए आप लोगों से कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, अपचायक किसे कहते हैं, तो इस दोनों को अपन को यहाँ पर ध्यान में रखना है। बहुत सिंपल सी बात, जो दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहा जाता है, जो दूसरे का अपचयन करते हैं उन्हें अपचायक कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर कंप्लीट पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आज का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, और जो हर जगह पर अपने काम आने वाला है, 12th क्लास के अंदर भी आप लोगों को ये बहुत ही मदद करेगा। तो इसीलिए आप लोगों को जो है इस चीज़ को बहुत विस्तार से ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है। ठीक है, टॉपिक का नाम है ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, चलो, तो ऑक्सीकरण अंक के बारे में अब अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीकरण होता क्या है। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात, किसी भी अणु या किसी भी बहुपरमाणुक आयन के अंदर किसी एक परमाणु पर उपस्थित कुल आवेश, वही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। यानी कि किसी अणु के अंदर एक परमाणु पर कितना आवेश है वो कहलाता है उसका ऑक्सीकरण अंक। क्या होता है ये समझेंगे इसको आगे, ध्यान से पहले देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो परिभाषा हो जाती है, क्या बोलेंगे, पदार्थ के अणु
या आयन में अणु या आयन में किसी तत्व के एक परमाणु पर उपस्थित आवेशों की संख्या को ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। जैसे सुनो, एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दे दूं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन ने यहाँ पर ले लिया है CO3-2। अब CO3-2 में आपको जो -2 आवेश दिख रहा है ना, ये तो पूरे CO3 पर है। पूरे CO3 पर कितना आवेश है? -2 है। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि इसमें कार्बन पर कितना है, ऑक्सीजन पर कितना है, तो प्रत्येक कार्बन पर कितना आवेश होगा, प्रत्येक ऑक्सीजन पर कितना आवेश होगा, ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अंक कहलाएगा। तो आगे बात समझ में। क्या बोला मैंने आप लोगों से? मैंने आपसे बोला है कि ये CO3-2 मैंने आपसे यहाँ पर लिखा है, तो CO3-2 में जो -2 आवेश है ना, ये तो किस पर है? पूरे CO3 के ऊपर है। यानी इस कार्बन पर भी है, इस 3 ऑक्सीजन पर भी है, इन सब पर मिलाकर कितना है? -2 है। ठीक है। परंतु पूछा जाए कि एक कार्बन पर कितना है या इन तीनों में से किसी एक ऑक्सीजन पर कितना है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका ऑक्सीकरण अंक। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अंक कहलाएगा। ठीक है ना। तो इस चीज़ से अपन यहाँ पर इसको समझते हैं। आ जाएगी बात समझ में? चलो, तो ये हो गए अपने यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा अपन ने कर ली है। अब बात करेंगे अपन ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम। ठीक है। तो ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम। तो देखो भाई, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के कौन कौन से नियम होते हैं, इन नियमों को आप लोग यहाँ पर समझते चलेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है। पहले नियमों को अपन लिखेंगे, उसके बाद में साथ के साथ उदाहरण की सहायता से आप लोगों को से समझाता हुआ चलूँगा। ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग उसको देखते चलिए। देखो, सबसे पहला नियम होता है कि मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में किसी परमाणु या अणु पर ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। ठीक है। क्या बोला मैंने? मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में किसी परमाणु या अणु का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको दे दिया, Na दे दिया मैंने, सोडियम। अब देखो, ये सोडियम क्या है? बिल्कुल मुक्त परमाणु है, स्वतंत्र परमाणु है। और स्वतंत्र परमाणु है तो इस पर जो आवेश होगा वो क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आवेश 0 यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है भाई। तो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, क्या बोला मैंने, कि मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में कोई परमाणु होगा तो उस पर आवेश कितना होगा? 0 होगा। जैसे कि आपने सोडियम ले लिया है, पोटेशियम ले लिया है, हाइड्रोजन ले लिया है, सल्फर ले लिया है, सब पर क्या होगा? 0 आवेश। इसके अलावा बात करें अपन, N2 अणु ले लिया है, O2 अणु ले लिया है। ठीक है। यहाँ पर और अपन बात करते हैं तो देखो, आपने यहाँ पर हाँ O2H2 ले लिया है। ठीक है। S8 अणु ले लिया है। तो ये इस प्रकार के अणु आप लोगों ने ले लिए हैं। तो इन अणुओं पर, क्योंकि ये भी स्वतंत्र अवस्था में है, तो इन पर आवेश क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, Cl2 है पर या का ऑक्सीकरण अंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा भाई? 0 होगा। आ जाएगी बात समझ में? चलो, उसके बाद दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या बोलता है भाई? दूसरा नियम बोलता है किसी भी अपर रूप में प्रत्येक परमाणु के ऑक्सीकरण अंक 0 होते हैं। ठीक है।
क्या बोला मैंने, किसी भी अपर रूप में प्रत्येक परमाणु का ऑक्सीकरण अंक शून्य होता है। अब देखो अपर रूप मतलब जैसे आप लोगों ने देखा है कार्बन के अपर रूप होते हैं हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। अब आपसे पूछ लिया जाए कि हीरे के अंदर कार्बन का ऑक्सीकरण अंक कितना है, तो ध्यान रखेंगे शून्य होगा। ग्रेफाइट के अंदर कार्बन का ऑक्सीकरण अंक कितना है, तो बोलेंगे शून्य होगा। फुलरिन के अंदर जो है आपके कार्बन का ऑक्सीजन अंक कितना है, शून्य होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई सा भी अपर रूप हो उसमें प्रत्येक कार्बन का ऑक्सीजन अंक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ में यहाँ पर, ठीक है ना। तो उदाहरण के रूप में अपन क्या ले लेंगे कि जैसे हीरे में कार्बन परमाणु, ठीक है ना, अपर रूप का ऑक्सीजन शून्य होता है। जैसे हीरे में कार्बन परमाणु, ठीक है। फास्फोरस की बात करें अपन तो P4 में फास्फोरस परमाणु, ठीक है। सल्फर का अपर रूप होता है S8, तो S8 में S परमाणु, सल्फर परमाणु। इनका ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पर शून्य होगा। क्या होगा भाई, शून्य होगा। परमाणु का ऑक्सीकरण अंक बराबर क्या हो जाएगा, शून्य आएगा, ठीक है ना। तो ये दो नियम तो बहुत सिंपल से नियम है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ जाएगा। क्या बोला, मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में किसी भी परमाणु या अणु पर ऑक्सीकरण अंक हमेशा कितना होता है, 0 होता है। और किसी अपर रूप में प्रत्येक परमाणु का ऑक्सीकरण अंक भी क्या होता है, 0 होता है। दोनों बातें समझ में आएगी। चलो, तो ये तो थी अपनी ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के 2 नियम जो अपन ने यहाँ पर देख लिए हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और उसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलो, साथ के साथ आप लोग इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम मैं यहाँ पर सोल्व कर दूँ, ठीक है। चलो, तो इस तरह से देखो एक एक करके अपन सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इस तरह से कंप्लीट करेंगे कि अपन को आगे भी जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन अपन से पूछे जाए तो अपन उनको सोल्व कर पाए। इस तरह से कंप्लीट करना है भाई, ठीक है। तो समझते हुए आप लोग उसको चलेंगे, ठीक है। तो तीसरा नियम की ओर अपन बढ़ेंगे यहाँ पर। अब देखो तीसरा नियम के बारे में मैं चर्चा आप लोगों से करूँ तो देखो आवर्त सारणी में, देखो तीसरा नियम, देखो आवर्त सारणी सबने पढ़ी है, मैंने आपको पढ़ाया विस्तार से। तो देखो आवर्त सारणी में वर्ग फर्स्ट के जो तत्व होते हैं ना, आवर्त सारणी में वर्ग फर्स्ट के तत्व, अब देखो वर्ग फर्स्ट के तत्व कौन कौन से, जैसे कि लिथियम प्लस है ना, सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है, रुबिडियम प्लस है, सीजियम प्लस है। तो इन सब का ऑक्सीकरण अंक जो होता है, ऑक्सीकरण अंक 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तथा वर्ग सेकंड के तत्व, अब वर्ग सेकंड के तत्व कौन से हैं, तो भाई मैं आपको बता चुका हूँ, बेरिलियम +2 होगा, ठीक है। मैग्नीशियम +2 होगा। इसके अलावा बात करते हैं आगे अपन, तो कैल्शियम +2 होगा, स्ट्रांसियम +2 होगा, बेरियम +2 होगा। तो ये जो तत्व होते हैं, इन तत्वों में क्योंकि इनके ऊपर ऑक्सीकरण, इनके ऊपर संयोजकता कितनी दिख रही है आपको, +2 दिख रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, इसका ऑक्सीकरण अंक। तो ध्यान रखेंगे का ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक 2 होता है। तो सिंपल सी बात है, वर्ग फर्स्ट के तत्वों का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, 1 होगा। वर्ग फर्स्ट है तो 1, सेकंड है तो 2, हो जाएगी बात, समझ में आ जाएगी। चलो अच्छा, मैंने आप लोगों को फर्स्ट वाले में सोडियम लिखाया था ना,
तो वो तो स्वतंत्र अवस्था में था, उसके ऊपर प्लस माइनस कुछ भी लगा हुआ नहीं था, इसलिए उसको क्या माना था अपन ने, 0 माना था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, आ जाएगी बात समझ में। चलो, तो ये हो गया अपना तीसरा यहाँ पर नियम कंप्लीट। उसके बाद चौथे नियम की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ रूल क्या बोलता है भाई, फोर्थ रूल बोलता है कि किसी एक परमाणु या आयन का ऑक्सीकरण अंक उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है, ठीक है ना। किसी एक परमाणु या आयन का किसी एक परमाणु, एक मिनट इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्शन करेंगे, एक परमाणुक आयन का ऑक्सीकरण अंक उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है, आवेश के बराबर होता है। अब देखो इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, अब देखो ध्यान से, मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आपको बता दूँ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन ने यहाँ पर ले लिया है कि जैसे एक परमाणु का आयन है, एक परमाणु का आयन के रूप में अपन ने यहाँ पर ले लिया है, देखो इधर Ag+ ले लिया, ठीक है। इसके अलावा बात करें अपन तो यहाँ पर अपन ने ले लिया कार्बन+4, ये ले लिया अपन ने। इसके अलावा बात करें अपन यहाँ पर तो देखो सल्फर -2, ऑक्सीजन -2, ठीक है। इसके अलावा ले लिया मैंने यहाँ पर सिलिकॉन +4, ठीक है। इसके अलावा मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, फ्लोरीन -1, ठीक है। तो ये सब मैंने यहाँ पर ले लिए। अब इनका यदि ऑक्सीकरण पूछा जाए ना आप लोगों से, तो देखो ये सब क्या है, ये सब है आपके एक परमाणु का आयन। देखो सारे के सारे एक ही परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, तो इनके ऊपर जो आवेश होता है ना वही इनका ऑक्सीकरण अंक होता है। कैसे, तो भाई इसके ऊपर कितना आवेश है, +1 आवेश है ना, तो ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा, +1। इस पर कितना आवेश है, +4, तो ऑक्सीकरण अंक +4 हो जाएगा। इस पर -2 आवेश है तो ऑक्सीकरण अंक -2 हो जाएगा। इस पर भी -2 है तो इस पर भी -2 हो जाएगा। इस पर कितना हो जाएगा, +4, इसका कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। तो एक परमाणु का आयन के ऊपर जितना आवेश होता है वही उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट रूल की बात करें अपन तो पांचवा नियम अपना क्या बोलता है, देखो अधिकांश यौगिकों में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है। जानते हो आप सभी इस बात को, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, +1 होता है। इस बात को आप लोग सब जानते हैं भाई, ठीक है। परंतु आप वाद है देखो, परंतु धातु हाइड्राइडो जैसे, अब देखो धातु हाइड्राइडो के रूप में क्या लेंगे, जैसे लिथियम के साथ हाइड्राइड बना दिया, कैल्शियम के साथ हाइड्राइड बना दिया, बेरिलियम के साथ हाइड्राइड बना दिया, ठीक है, आदि में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या बोला मैंने, अधिकांश यौगिकों में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, +1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ठीक है। क्या बोला मैंने, अधिकांश यौगिकों में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, परंतु क्या बोला, धातु हाइड्राइडो में जैसे कि LiH है, CaH2 है, BeH2 है, इनमें कितना होता है हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है, ठीक है। अब धातु हाइड्राइड बोलते किसे हैं, तो बहुत सिंपल सी बात, ऐसे यौगिक जिनमें एक तो हाइड्रोजन हो और एक धातु हो, ऐसे यौगिक जिनमें एक तो क्या हो, हाइड्रोजन हो और एक क्या हो, धातु हो, ऐसे यौगिक धातु हाइड्राइड कहलाते हैं। और इन यौगिकों में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, -1 होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये था अपना रूल नंबर 5। आ जाएगी बात समझ में यहाँ तक। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट बात करते हैं अपन 6।
रूल नंबर 6 बोलता है अपना कि अधिकांश यौगिकों में या सामान्य ऑक्साइडों में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक -2 होता है। सामान्य ऑक्साइडों में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक -2 होता है परंतु परोक्साइडों जैसे H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक -1 होता है तथा सुपर ऑक्साइडों जैसे RbO2 CsO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक -1/2 होता है। अब देखो आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? आप लोगों ने अभी तक यही पढ़ा है कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 आवेश होता है, यही पढ़ा है ना आप लोगों ने अभी तक। तो सुनो ध्यान से, जो ये ऑक्सीजन के ऊपर -2 आवेश होता है ना, उसको बोलते हैं अपन सामान्य ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सामान्य ऑक्साइड कहते हैं। तो ध्यान रखें, सामान्य ऑक्साइडों में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक कितना होता है? -2 ही होता है। परंतु बात करें अपन पेरोक्साइडों के बारे में। अब पेरोक्साइड कौन होते हैं सर? तो देखो ये रहा H2O2। अब देखो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक आप लोगों से पूछा जाए तो क्या बताना है आपको? -1 बताना है। और बात करें अपन सुपर ऑक्साइडों में। अब सुपर ऑक्साइड कौन होते हैं? तो देखो RbO2 है, CsO2 है। ऐसे ऑक्साइडों के अंदर इनको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, और इनके अंदर जो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक होता है वो -1/2 होता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि सामान्य ऑक्साइडों में -2 होता है, पेरोक्साइडों में -1 होता है, और सुपर ऑक्साइडों में कितना होता है? सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कि ऑक्सीजन के, है ना, इसी के साथ मैं लिखा देता हूँ, ऑक्सीजन के फ्लोरीन के साथ बने यौगिकों, जैसे OF2, O2F2, O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक क्रमशः +1 व +2 होता है। अब देखो भाई, ये एक और नई चीज़ निकल के आई। क्या निकल के आई नई चीज़? कि भाई ये जो है ना, ऑक्सीजन के फ्लोरीन के साथ बने हुए यौगिक। अब ऑक्सीजन के फ्लोरीन के साथ बने हुए यौगिक कौन सा है? देखो OF2 रहा, O2F2 रहा। तो ये जो यौगिक है ना, इनमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरणांक होता है, चलो सुनो, अभी तक तो आप लोग माइनस में पढ़ रहे थे, ठीक है ना, पर आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जो होता है ना, जब ये फ्लोरीन के साथ यौगिक बनाता है तो इनकी ऑक्सीकरणांक कितना आता है? +1 व +2 आता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के फ्लोरीन के साथ बने हुए जो यौगिक होते हैं उनमें, जैसे कि OF2 है, O2F2 है, इनमें ऑक्सीकरणांक माइनस की जगह पर प्लस में भी आता है, यानी कि धनात्मक भी ऑक्सीकरण अवस्था इसकी आती है। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको नई यहाँ पर पता चली होगी, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ तक की बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आगे यहाँ तक की बात समझ में? चलो
तो इस प्रकार से रूल नंबर 6 तक अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और रूल नंबर 6 तक सभी प्यारे विद्यार्थियों को सारी बातें समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और भी कुछ नियम हैं जिनको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थी।